एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गलतियां इंसानों से ही होती है और कोई भी इंसान अगर अपनी गलतियों को सच्चे दिल से अगर मान ले तो उसको माफ भी कर देना चाहिए। लेकिन अक्सर इंसान उसकी गलतियों को बार बार याद दिला करके उसको कोसने लगता है, जिसके कारण से वो व्यक्ति सही रास्ते पे आने के बजाय और भी गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जब वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज की सच्ची घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है इटावा का। उत्तर प्रदेश का इटावा का एक गांव पड़ता है बहादुरपुर, और इसी बहादुरपुर गांव का रहने वाला रामवीर सिंह होते हैं। रामवीर सिंह की पत्नी का नाम होता है सुशीला देवी। रामवीर सिंह के टोटल 7 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटा और 3 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम होता है प्रियंका, जिसकी उम्र होती है करीब 19-20 साल, और जो 2 छोटी बेटी है जिसका नाम एक रोशनी होती है और दूसरा शिल्पी। रोशनी जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष होती है और शिल्पी जिसकी उम्र होती है 5 साल के आसपास। रामवीर सिंह जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करता है, अपने परिवार के साथ काफी मुश्किल से गुजारा करता है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 8 अक्टूबर 2023 के शाम के करीब 6 बजे के आसपास। उस समय रामवीर सिंह अपनी पत्नी सुशीला के साथ खेतों पे गया हुआ था। उसके चारों बेटे जो गांव में खेलने के लिए गए होते, घर पे सिर्फ बड़ी बेटी प्रियंका और छोटी बहनें होती है। करीब प्रियंका भी शाम के 5 बजे के आसपास अपना खाना वाना बना करके घर को बाहर से लॉक कर देती है, अपनी माँ के पास खेतों पे चली जाती है। करीब 1.5 घंटे बाद सुशीला अपनी बेटी प्रियंका के साथ घर के लिए निकलती है खेतों से। रामवीर रास्ते से ही बाजार के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे अपनी बेटी के साथ घर पे आती है तो देखती है दरवाजा बाहर से खुला पड़ा है। घर के बाहर ही दरवाजा जब खुला हुआ देखती है, अपनी बेटी को डांटने फटकारने लगती है। कहती है, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि जब भी घर से तुम बाहर जाना, दरवाजा बंद करके जाना। इसमें प्रियंका अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि मैं दरवाजा बंद करके ही गई थी। दोनों छोटी बहन एक कमरे में ही सो रही थी। जैसे प्रियंका इस तरह की बातें कहती है, सुशीला अपनी बेटी को लेकर के घर के भीतर जाती है और अपने दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भीतर से कोई भी आवाज नहीं आता है। लेकिन सुशीला और प्रियंका जैसे ही कमरे के भीतर जाते हैं, अब अंदर का नजारा देखो, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। दरअसल उस रूम के भीतर ही सुशीला की दोनों बच्चियों का डेड बॉडी पड़ा होता है। चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इस तरह के नजारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी रामवीर सिंह को भी देते हैं। रामवीर को जैसे इस तरह की बातें पता चलती है, वो बाजार से भागते दौड़ते अपने घर आता है, और जब अपने दोनों बच्चों को इस अवस्था में देखता है, उसको सीने से लगा करके चीख चीख करके रोने लगता है। दरअसल धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं। गांव के लोग जैसे इस तरह के नजारा देखते हैं, तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है। तो पता चलता है कि दोनों के गले पे किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया था। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो पता चलता है घर के भीतर जितना भी सामान था, सब के सब अपने जगह पे वैसा ही पड़ा था, जिसको देख करके पुलिस वाला अंदाजा लगा सकता था कि इस इन दोनों की हत्या लूट के इरादे से तो बिल्कुल नहीं हुई है। पुलिस को लगता है कि शायद किसी का, रामवीर के साथ किसी का रंजिश होगा, और इसी रंजिश की वजह से दोनों बच्ची की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस जब पूरी तफ्तीश करती है और सुशीला से जब पूछताछ करती है, तो सुशीला पुलिस वालों को बताती है, साहब करीब 2 बजे के आसपास अपने पति के साथ खेतों पे गई थी। उस समय मेरी घर में बड़ी बेटी प्रियंका और दोनों छोटियां बेटी थी। मैंने प्रियंका से कहा था कि शाम के समय तुम खाना वाना बना देना, लेकिन 5 बजे के आसपास खुद प्रियंका भी खेत में आ गई। अब सुशीला जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहती है, पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है। प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मैं घर पे खाना जब बना रही थी, उसी समय मेरी दोनों बहनें गहरी नींद में सो गई। जब दोनों सो गई, मैंने उन दोनों को कमरे में सुला दिया। चूंकि मेरे पास भी करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का समय था, मैं दरवाजा बाहर से लॉक करके माँ के पास खेतों में चली गई, ताकि पशुओं के लिए कुछ चारा लेकर के आ सके। प्रियंका जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहती है, पुलिस को उसके बातों पर यकीन ही नहीं होता है। पुलिस को इतना तो पता चल जाता है कि दोनों की हत्या जिसने भी किया होगा वो रामवीर सिंह का जरूर कोई जानने वाले लोग, क्योंकि पुलिस जब इस बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ करते थे, आसपास के लोग के एक ही बात कहते हैं कि साहब हमने घर में किसी को आते जाते नहीं देखा। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर रामवीर के कहने पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है
और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपने तमाम प्रयास कर लेते हैं, इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए फिर से रामवीर के घर पे पहुंचती है और जाकर घटनास्थल के बारीकी से मुआयना करती है। तो पता चलता है कि दोनों की डेड बॉडी जहाँ पे पड़ा हुआ था वहाँ के जमीन पर खून भी गिरा हुआ था, लेकिन उस खून को बारीकी तरीके से साफ सफाई किया गया था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो घर के भीतर से पुलिस को एक फावड़ा मिलता है, जिस फावड़े को पानी से धो दिया गया था, लेकिन उस फावड़े के ऊपर कुछ खून के छींटे तब भी पड़े हुए थे। तार पे एक कपड़ा टंगा हुआ था जो धूल धो करके डाला गया था। फोरेंसिक टीम जब उस कपड़े की जांच करती है तो उस कपड़े पे खून के धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। पुलिस जब उस कपड़े के बारे में सुशीला से पूछताछ करती है तो सुशीला कहते हैं, साहब ये कपड़ा मेरी बड़ी बेटी प्रियंका की है। पुलिस को जैसे इस तरह का पूरा डिटेल्स मिल जाता, पुलिस इसी डिटेल्स को आधार बनाकर प्रियंका को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर प्रियंका से उसकी दोनों बहनों की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार प्रियंका मजबूर होकर अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन प्रियंका जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब 4 महीने पहले। प्रियंका जो अपने ही इलाके से 10वीं तक की पढ़ाई करती है, लेकिन घर की माली स्थिति को देखते हुए 10वीं के बाद वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है और फिर अपने घर के भीतर ही अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। करीब 3 महीने पहले प्रियंका की एक दिन मुलाकात अमन से होती है और अमन जो कि उसी के पास के गांव का रहने वाला होता है। अमन और प्रियंका की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल बैठते हैं और आखिरकार प्रियंका और अमन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। तभी प्रियंका और अमन के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ फोन पर भी बातचीत करने लगते हैं। बीच में जब भी उन दोनों को मौका मिलता है घर के भीतर एक दूसरे से मुलाकात भी करते थे। करीब 2 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी प्रियंका के माता पिता को कभी भी नहीं पता चलता। इधर प्रियंका के माता पिता जब घर पे नहीं होते हैं, सही मौका पाकर कभी कभी अमन को अपने घर में बुला लेती है। लेकिन जब घटना से करीब 1 सप्ताह पहले एक दिन प्रियंका अमन को अपने घर में मिलने के लिए जब बुलाती है, अमन जब प्रियंका के घर पे पहुंचता है उसको लेकर के छत पे चली जाती है। छत पे बैठ करके दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते छत पर ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन दोनों अभी अपने प्रेम की दुनिया में गोता लगा ही रहते कि उसी समय प्रियंका की दोनों छोटी बहनें वहीं पहुंच जाती है और उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। इधर अमन और प्रियंका जैसे अपने सामने शिल्पी और रोशनी को देखता है, देख करके एकदम से घबरा जाता है। वहां से अमन तो अपने घर भाग जाता है, लेकिन रोशनी अपने दोनों बहनों को समझाने लगती है कि इस बारे में तुम लोग मम्मी पापा से कुछ भी नहीं कहना, बदले में तुम लोग जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन जैसे ही शाम होती है, प्रियंका की माँ जब घर पे आती है, प्रियंका की दोनों बहनें वो सारी बातें अपनी माँ से कह देती है। सुशीला को जैसे इस तरह की सच्चाई पता चलता है, सुशीला ये सारी बातें अपने पति रामवीर को बता देती है। रामवीर को जैसे बात पता चलता है कि उसकी बच्ची का किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग ही नहीं चल रहा, बल्कि उससे अपने घर में मिलने के लिए बुलाई हुई थी, रामवीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन अपनी बेटी की पूरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ प्रियंका को हिदायत देते हुए कहता है कि आज के बाद से न तो तुम उस लड़के से कभी मिलोगे और ना ही वो हमारे घर पे आना चाहिए। उसके बाद से रामवीर प्रियंका के ऊपर पाबंदी ही नहीं लगाता, बल्कि उसके घर से बाहर निकलना भी बंद कर देता है, जिस वजह से प्रियंका एकदम परेशान हो जाती है। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद प्रियंका ये सोचती है कि वो अमन से कभी मुलाकात नहीं करेगी। इधर अमन का जब प्रियंका से मुलाकात नहीं हो पाती है, अमन अब बार बार प्रियंका के नंबर पे फ़ोन करने लगता है और उसे मिलने के लिए दबाव डालने लगता है। प्रियंका उसे साफ साफ कह देती है कि आज के बाद से न तो मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है और न ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी न तो अमन उसकी बात मानता है और न ही उसको परेशान करना छोड़ता है। ये सारी बातें वहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर रामवीर और उसकी पत्नी एक गलती कर देता है। दरअसल प्रियंका जब गलती करती है, उसके बाद से आए दिन हर रोज छोटी मोटी बात को लेकर के उसी बात को याद करके प्रियंका को तरह तरह के ताने मारने लगते हैं, जिसे सुन करके प्रियंका को काफी बुरा लगता है। लेकिन चाहकर भी प्रियंका अब कुछ नहीं कर सकती है। इधर प्रियंका के माता पिता उसके एक गलती को लेकर के उसको ताने तो देते ही है, इधर अमन भी बार बार उसके नंबर पे कॉल करता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है। आखिरकार एक दिन प्रियंका गुस्से में आकर के अमन से कहती है कि मैं तब तक तुमसे नहीं मिल सकती जब तक मेरी दोनों बहनें घर में आए।
क्योंकि अब मैं दोबारा अगर पकड़ी गई तो मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे इस तरह की बातें कहती है, अब अमन भी आग में घी डालने का काम कर देता है। अमन कहता है कि अगर सच में ऐसी कोई बात है तो तुम अपनी दोनों बहनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे इस तरह की बातें अमन कहता है, उस समय प्रियंका इस प्रकार से गुस्से में होती है कि गुस्से में ही अमन की बात मान लेती है, लेकिन फिर भी सोच विचार करके शांत हो जाती है। 8 अक्टूबर 2023 को दोपहर के समय रामवीर जब अपने पत्नी के साथ जब खेत में शाम को चला जाता है, सुशीला अपनी बेटी प्रियंका से कहती है कि तुम खाना बना करके सारे बच्चों को खिला देना और घर पे ही तुम रहना। इधर प्रियंका जब अपने घर के भीतर खाना बना रही थी, उस समय उसके चारों भाई गांव में खेलने के लिए गए हुए थे और घर पर उसके दोनों छोटी बहनें मौजूद होती है। जब खाना बना रही थी, प्रियंका की दोनों बहनें उसको काफी परेशान कर रही थी। दोनों जब उसको परेशान करना शुरू करती है, प्रियंका उन दोनों से पहले ही दुखी हो चुकी थी, इस प्रकार से तब गुस्से में आ जाती है कि तुरंत ही रोशनी को पकड़ करके एक रूम में ले जाती है और अपने ही घर के भीतर से फावड़ा उठा करके लाती है और गुस्से में उस फावड़े को रोशनी के गले पे चला देती है, जिसकी वजह से रोशनी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसी गुस्से में फावर फिर से लेकर के बाहर निकलती है और अपनी छोटी बहन शिल्पी को भी बगल के रूम में ले जाती है और उसी फावड़े से शिल्पी भी गले पे भी चला देती है, जिसकी वजह से शिल्पी भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दोनों की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से प्रियंका उस कमरे के कोने में काफी देर तक बैठ करके सोच विचार करती है। काफी देर तक सोचने विचारने के बाद अब वो अपने आप को बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढती है। दरअसल जमीन पर जो खून का धब्बा होता है, पहले उस खून को बेहतर तरीके से साफ सफाई कर देती है, फिर साथ ही साथ फावड़ा को ले जा करके पानी से धुल देती है और जो उसके कपड़े पे खून का धब्बा लगा था, अपने कपड़े को भी उतार कर धोने के बाद उसको तार पे सूखने डाल देती है। उसके बाद करीब 5-6 बजे, 5 सवा 5 बजे के आसपास वो घर से निकलती है तो घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है, ये सोच करके कि जब वो अपने माँ के साथ घर वापस लौटेगी, सबको यही लगेगा कि शायद कोई घर के भीतर घुस गया है और उसकी दोनों बहनों की हत्या कर दिया है। शिल्पी जब अपने माँ के पास जाती है तो इतने बेहतर तरीके से पेश आती है जैसे उसके घर में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच में जब शिल्पी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस शिल्पी के कहने पर उसके अ, अमन को भी अपने कस्टडी में लेकर के रखते हैं। इन दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, प्रियंका और अमन को जेल भेज दिया गया। इस घटना के बारे में आपका क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे, आप सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें।